लो क्लास बाय बच्चों। तो मेरे बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बेटा लास्ट लेक्चर में ना हमने काफी सारी केस स्टडीज कर ली थी। आज बेटा मैं सोच रहा हूँ एपीसी की बुक से केस स्टडीज को खत्म कर देते हैं। ठीक है जी, ताकि फिर पास्ट ईयर रह जाएंगे। कल से पास्ट ईयर स्टार्ट करेंगे, 14-15 सालों के पेपर डिस्कस करेंगे। कोशिश करके ना आज एक काम ये कर रहे हैं ना, मैं कुछ बेटा प्रिंसिपल कुछ समझ लो टेक्निक आपको एनसीईआरटी से पढ़ाऊंगा, लेकिन कोशिश करना सारे आप पढ़ो। तो थोड़ा सा होमवर्क ही ले लो बिजनेस स्टडीज में कि ये वाला चैप्टर मैं एनसीईआरटी से पढ़ूंगा, लगभग सारे प्रिंसिपल, लगभग सारे के सारे टेक्निक्स को। ठीक है जी, मतलब अगर कुछ पेपर में एनसीईआरटी में से पढ़ के जाने लायक चैप्टर है तो ये चैप्टर टाइप्स ऑफ प्लानिंग के और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बेटा बाकी बचे हुए हेडिंग्स, मतलब ये तो छोड़ के जाने लायक नहीं चीज है। इसके अलावा सारे डिफरेंसेस, क्योंकि डिफरेंस में कभी भी बेसिस पूछा जाएगा वो एनसीईआरटी का पूछा जाएगा, बेसिस एनसीईआरटी से बाहर नहीं। ठीक है, चलो जी श्री गणेश करते हैं बेटा। और वो कल कल हमने लास्ट क्वेश्चन ये किया था। ठीक है ना, अब बात को आगे बढ़ा रहे हैं, एडिशनल क्वेश्चन की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। और वो कहता है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द वेरियस प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दैट आर बीइंग अप्लाइड बाय राधिका बाय कोटिंग लाइन फ्रॉम द पैरा। राधिका कौन कौन से प्रिंसिपल्स अप्लाई कर रही है, ये प्लूरल सेंस का देखना बड़ा जरूरी है, ऐसे वर्ड वेरियस भी है। ठीक है जी, कि कौन कौन से वेरियस प्रिंसिपल अप्लाई हो रहे हैं, और बेटा लाइन कोट करके बताना है। और उसके अलावा आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट व्हिच इज बीइंग वायलेटेड बाय राधिका बाय कोटिंग लाइन फ्रॉम द पैरा। अब फर्क दिखाऊं आपको, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो फॉलो हो रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो वायलेट हो रहे हैं, ये एक है। ठीक है, तोड़ा क्या प्रिंसिपल एक है, फॉलो हो रहे होंगे ज्यादा होंगे, 2 3 4 हो सकते हैं। ठीक है जी, डिपेंड करेगा कितने मार्क्स में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, फिलहाल आपको बता देता हूँ 3 फॉलो और 1 अवॉइडेड आपको ढूंढना है। आंसर मान्या करेगी, मान्या ना कर पाई तो रिद्धि करेगी। पढ़ना शुरू करना, चलो पढ़ना शुरू करना। अच्छी, वेरी गुड बेटा। she divides the work into smaller tasks and each employee is trained to perform his or specialized job. Very good, division of work। उससे नेक्स्ट लाइन में वे, अच्छा ठीक है, दस वैसे लाइन में आंसर हुआ, द सेल्स पर्सन आर अलाउड टू क्लोज अ डील विद द बायर बाय गिविंग अ मैक्सिमम ऑफ 10% डिस्काउंट वेयर एज द डिसीजन टू गिव एनी फर्दर डिस्काउंट रेस्ट विद राधिका एज द फाइनल अथॉरिटी। ठीक है, क्या है, ये है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। मैं बता देता हूँ, ज्यादातर बच्चे ना बेटा इस वर्ड को देखकर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल देते हैं। बाबू अगर आप ढंग से लाइन पढ़ो, सेल्स पर्सन ऐसा होता है, जनरली ऐसे ही होता है। मान लो मैं बोलता हूँ आप किसी शोरूम में एंट्री लेते हो, अभी दिवाली वीक आया ना कुछ जाएंगे हम किसी ना किसी इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में। अब देखना आपको कोई ना कोई सेल्स पर्सन आकर अलॉट कर दिया जाएगा। ठीक है जी, जो आपको आगे सामान दिखाएगा। आपने पूछा जी एमआरपी इतना है, कितना डिस्काउंट, तो बोलेगा 10 20, इतनी उसकी अथॉरिटी है। बाद में अगर आपको और डिस्काउंट चाहिए, ओनर के पास जाते हो ना, सेम बात वो कह रहा है
कि सेल्स पर्सन कोई भी डील को क्लोज कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 10% डिस्काउंट दे सकते हैं। उसके बाद अगर कोई डिस्काउंट चाहिए तो वो डिसीजन राधिका का है, क्योंकि वो फाइनल अथॉरिटी है, वो बिजनेस की ऑनर है। सर आपको नहीं लगता सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन? क्या होता है डिसेंट्रलाइजेशन? डिस्पर्सल ऑफ पावर एट द लोएस्ट लेवल इन हायरार्की। ये पावर तो हमने 10% डिस्काउंट की पावर तो सबको बांटी, कोई दे दे, लेकिन अगर उससे ज्यादा डिस्काउंट देनी हो तो बेटा डिसीजन मेकिंग पावर इन वन हैंड ओनली, सिर्फ राधिका के हाथ में है उससे ज्यादा डिस्काउंट देने की पावर। वही तो सेंट्रलाइजेशन होता है। तो ये सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है जी, हाँ बोलते हैं कहां तक? कमिटमेंट तक? हाँ, क्या है? वेरी गुड बेटा। इन द अर्लियर डेज से लेकर कमिटमेंट तक उसने अपनी कमिटमेंट को ऑनर कर दिया। आपको पता है मैंने 10 बार बोला था यही वर्ड है, ध्यान से डिसिप्लिन आ सकता है। डिसिप्लिन फॉलो हो रहा है। और बेटा लास्ट तक, यहां से लेकर लास्ट तक की इक्वली है। मतलब उसने क्लियर कट इस लाइन में बोला होता है जब कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाए तो वो थोड़ी सी बायस्ड है अपनी फीमेल स्टाफ के टुवर्ड्स, थोड़ी सी मतलब फीमेल्स का साथ देती है, मेल्स को लताड़ देती है। ठीक है जी, तो ये क्या है बेटा? इक्वली, मतलब वो फॉलो नहीं कर रही बेटा कि मैनेजमेंट की नजर में सब इक्वल है। हाँ हाँ वो तो हो गया इक्वली। ठीक है डन, समझ में आया? आगे बढ़े, चलो मैंने जान बची तो लाखों पाए हैं। चलो, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट व्हिच इज बीइंग वायलेटेड। बेटा एक होगा कोई जो तोड़ा होगा। कहता है ऑल्सो आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दैट राजवीर फील्स शुड बी इम्प्लीमेंटेड इन द फैक्ट्री। कोई एक प्रिंसिपल फैक्ट्री में इंप्लीमेंट भी होना चाहिए, ऐसा राजवीर फील कर रहा है। एक तोड़ा गया, एक होना चाहिए implement। ठीक है, पहली ट्राई अंतरा ना बता पाया तो करंदार। चलो जी, पढ़ना। समझ आया? पढ़ तो बोल रही होगा। बताओ जी, कुछ आया समझ? कौन सा प्रिंसिपल तोड़ा है ये पता लगा? नहीं पता लगा? अच्छा ये समझ में आया कि कौन सा इंप्लीमेंट होना चाहिए। ये तो आसान है, बी पार्ट तो बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए, बी पार्ट का आंसर सही है। पानी को नहीं पी ले थोड़ा सा, मुझे तो लगा था कोई भी बता देगा, तब तो मेरी आंखें खोल रहे हो। हाँ जी देवेश। क्या लग रहा है? क्या कह रहा है? डिवीजन ऑफ वर्क जैसी बात कहाँ, कौन सी लाइन से लग रहा है तुम्हें डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए? लाइन बताओ, लाइन बताओ लाइन। सेकंड लास्ट लाइन। Therefore, there should be two separate divisions for both of them, wherein each division should have its own in charge plan and resources. है ना? ऐसा लग रहा है डिवीजन नंबर। एक और भाई, तो मत करिए बात, फिर तो मैं 2 और दूंगा। हाँ सच्ची। ओ भाई, क्या हो क्या गया इन्हें? गाय भाई पानी मुझे ही पिला दो तुम। अब मजाक चल रही है क्या? कुछ भी यार, मतलब ये तो मैं वर्ड बोल बोल के थक गया बैच में। Activity having common goals must have
वन हेड एंड अ वन प्लान। वो कह रही कमांड है इस पे। हाँ, एक्टिविटी हैविंग कॉमन गोल्स मस्ट हैव वन हेड एंड अ वन प्लान। जिन एक्टिविटी के अलग अलग कॉमन गोल्स होते हैं, दे मस्ट हैव अ सेपरेट प्लान, सेपरेट इंचार्ज, सेपरेट रिसोर्सेज। सेपरेट प्लान, सेपरेट इंचार्ज, सेपरेट रिसोर्सेज, तीनों वर्ड बोले मैं बीच में, बताओ कितनी बार दिखाऊं वीडियो। जब एग्जांपल दिया था ना होंडा का, कि टू व्हीलर बनाती है, फोर व्हीलर बनाती है, दोनों एक्टिविटी के अलग अलग कॉमन गोल्स हैं। They must have a separate plan, separate in charge and separate resources. क्या यार, मैंने सोचा था बी पार्ट तो मजाक लोगे तुम, कि तीन वर्ड पढ़ते ही चलो तुम यार, फिर मुझे क्या सुन रहे हो यहाँ पे बैठ के। यही रही बात, ए पॉइंट थोड़ा सा दिक्कत वाला हो सकता है, पर भैया इससे बस 10% दिक्कत वाला है। अगर मैं कहूँ कि ये एवरेज क्वेश्चन भी है तो भाई साहब हंसी आ जाएगी। बिलो एवरेज क्वेश्चन है ये, तुम जिस पे फंस रहे हो। इन ऑर्डर टू कंप्लीट द एक्सपोर्ट ऑर्डर ऑन टाइम, द प्रोडक्शन मैनेजर आस्क हिम टू मेक द वर्कर वर्क ओवर टाइम, whereas the finance manager is strictly against this practice because it will increase the cost of production. Unity of command. एक कह रहा है ओवर टाइम काम करो, दूसरा कह रहा है ओवर टाइम नहीं करानी, कॉस्ट बढ़ जाएगी। भैया एक ही बता दो क्या करना है, कराना है कि नहीं कराना है। कमांड देने वाला हमेशा एक कॉन्ट्राडिक्टरी बातें कर रहे हैं दूसरे की। चलो वैसे मैं एक बात बताऊं, अगर सी पार्ट पढ़ते तो थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाता, वो मैंने जान के नहीं पढ़ पाया। Give any two differences between the principle of management as identified in part A and part B respectively. बेटा पार्ट ए और पार्ट बी में जो प्रिंसिपल आइडेंटिफाई करे उसमें बेटा डिफरेंस बताओ दो बेसिस पे। पूरी एनसीईआरटी खंगाल के देख लेना, दो ही प्रिंसिपल के बीच में डिफरेंस है, यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। और मैंने पढ़वाया भी था आपको एनसीईआरटी से, कहीं किसी और प्रिंसिपल का एनसीईआरटी ने विद बेसिस डिफरेंस नहीं बता रखा, तो पूछा भी नहीं जा सकता था, यहाँ से क्लियर हो जाता। वो मैंने पढ़वाए, पढ़ने नहीं दिया जान के तुम, ठीक है ना, सारे शेर तुम थोड़ी हो। चलो आगे बढ़ाते हैं जी। बेटा ये बताए कि आयुषी, और ना बता पाई तो विधि। चलो पढ़ो जी। मुझे बतानी है वेरियस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दैट मेहुल इज एडवाइसिंग नीरज टू फॉलो व्हाइल डूइंग हिज जॉब। कौन कौन से प्रिंसिपल फॉलो करने चाहिए आपको जॉब करते टाइम, पढ़ना चाहिए, है बहुत आसान। बिल्कुल बढ़िया बाबू, अगर आपने ढंग से पढ़ाओ तो वो यही बोल रहा है कि he will come across many such opportunities which may tempt him to misuse his power for the individual or the family benefit at the cost of larger general interest of the company। क्या तो उसके पास ना ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आती है कि वो फायदा उठा सकता है इंडिविजुअली या फैमिली बेनिफिट के लिए, लेकिन वो कॉस्ट किसको करेगा, वो कंपनी को कॉस्ट करेगा, कंपनी के जनरल इंटरेस्ट को कॉस्ट करेगा। लेकिन वो ऐसा नहीं करता, अगर आपने बाद में पढ़ा। और वो सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, कि अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को रखो साइड में, ऑर्गेनाइजेशन के जनरल इंटरेस्ट को इंपॉर्टेंस दो। और बेटा अगर आपने लास्ट टाइम पढ़ी हो तो ये और अच्छे से क्लियर कर देती है स्किलर चेन को। Also, while interacting with anyone in the company on official matter, he should adopt the formal chain of authority and communication। ठीक है, क्या है स्किलर चेन। बढ़िया आगे चलो। और वो ऑल्दो इसमें मुझे कुछ खास तो नहीं कराना, वो बी पार्ट पढ़ लो। Why does Satendra find the principle of management different from those of pure science? Principle of management प्योर साइंस के प्रिंसिपल से कैसे डिफरेंट है। देखो ये क्वेश्चन आपके पास बहुत बार आ सकता है, बहुत रिपीटेडली आ सकता है, किसी केस स्टडी में जुड़कर आ सकता है। हमेशा ध्यान रख लेना ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए ना, फीचर और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट याद रखो, वेरी फर्स्ट टॉपिक। उसमें एक सेकंड हेडिंग थी जनरल गाइडलाइन,
एक तो बेस वो उठाओ, एक फोर्थ हेडिंग थी फ्लेक्सिबल, वो उठाओ, दो बेसिस पे चिपका देना, कभी भी आइए पेपर। ये नहीं लिखते ऐसा, मैं बता रहा हूँ। जनरल गाइडलाइन में क्या लिखोगे? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर द जनरल गाइडलाइन, दे डू नॉट प्रोवाइड स्ट्रेट जैकेट सॉल्यूशन टू ईच एंड एवरी प्रॉब्लम। जबकि प्रिंसिपल ऑफ साइंस के हैं बेटा, वो एग्जैक्ट रिजल्ट देते हैं, वो गाइडलाइन नहीं है। उसके तो एग्जैक्ट रिजल्ट देंगे कि ये प्रिंसिपल लगाओ, ये रिजल्ट आने वाला है आपके पास। ठीक है ना जी? एक तो ये बेस उठाओ, एक फोर्थ वाला उठाओ, फ्लेक्सिबल। बेटा साइंस के प्रिंसिपल आर रिजिड इन नेचर, हर सिचुएशन पे ऐसे कैसे एप्लीकेबल होते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यार ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बिहेवियर पे लगते हैं, वो रिजिड कैसे हो सकता है और वो एग्जैक्ट रिजल्ट कैसे दे सकते हैं? मतलब सेकंड हेडिंग भी फोर्थ हेडिंग भी, या प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, ह्यूमन बीइंग पे लग रहा है, ना तो वो एग्जैक्ट रिजल्ट दे सकते हैं, ना ही वो रिजिड हो सकते। ठीक है जी, चलो इसमें से मुझे और कुछ बताना ही नहीं था आपको। ठीक है जी, वैसे मैं बताऊं, अगर मैं होता तो कभी केस ना बढ़ता, यहीं से निपटा देता क्वेश्चन। अब देखना आपने, कुछ पहली ट्राई आपकी है भाई, नहीं बताया जाएगा तो देखते हैं। मैं केस पढ़ता ना वैसे, नहीं बता रहा हूँ, तो रिक्वायरमेंट से हो जाता। वेरी गुड बाबू। कह रहे कौन सा ऐसा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है जो गुरप्रीत अप्लाई नहीं कर पा रही एंड इज परपेचुअली ऑन अ लुक आउट फॉर अ न्यू स्टाफ, और बार बार नए स्टाफ को उसको ढूंढना पड़ता है। यानी कि बेटा स्टाफ रुक नहीं रहा आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, जॉब छोड़ रहा है, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल अप्लाई नहीं हो पा रहा आपसे। ठीक है ना जी, पढ़ गए? चलो आगे बढ़ो। बी पार्ट सब पढ़ लो, किसी का भी नंबर आ जाएगा। रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज इज अ वेरी गॉड फियरिंग पर्सन, भगवान से डरता है, और डरता है तो कहते हैं बढ़िया वेजेस देता है उनको, ताकि वो एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर पाए। कौन कहता था ऐसा? प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय। बिल्कुल क्लियर, आगे बढ़े। चलो चलो बेटा, आगे बढ़ते हैं। चलो ये पढ़ लो। अभी जो मैंने क्वेश्चन बताया वो दोबारा आ गया। आइडेंटिफाई द टू फीचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मेंशन्ड इन द अबव पैरा बाय कोटिंग लाइन फ्रॉम पैरा। और बी पार्ट, व्हाई डू द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट नॉट प्रोवाइड रेडीमेड स्ट्रेट जैकेट सॉल्यूशन टू ऑल द मैनेजरियल प्रॉब्लम। बी पार्ट का आंसर तो एक सेकंड में कर दूंगा मैं, आप ये पढ़ दो बस। ना तो रेडीमेड स्ट्रेट जैकेट सॉल्यूशन दे रहा प्रॉब्लम का, ना ही रिजिड है, फ्लेक्सिबल और जनरल गाइडलाइन। और बेटा ये प्रिंसिपल क्यों नहीं दे पाते स्ट्रेट जैकेट सॉल्यूशन है प्रॉब्लम का? बाबू क्योंकि अगेन ह्यूमन बीइंग ह्यूमन बिहेवियर में लिखते हैं। अगर आपको मुझे स्पेशलाइजेशन चाहिए और मैं कह दूं सीधा डिवीजन ऑफ वर्क सही आएगा, तो सब जरूरी नहीं है कि आएगा, प्रोबेबल चांसेस आएगा। स्ट्रेट जैकेट सॉल्यूशन नहीं है, ह्यूमन बीइंग ह्यूमन बिहेवियर पे लग रहे हैं, किसी चीज पर नहीं लग रहे बेटा, किसी थिंग पे नहीं लग रहे बेटा कि एग्जैक्ट रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ो। प्यारा क्वेश्चन ये, सच। हाँ बताओ, नहीं बता पाए तो देखते हैं। बस ए पार्ट का आंसर करना है। वेरियस प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बीइंग फॉलोड बाय राज।
एक सेकेंड आप लिखो, मैं सोचो एक मिनट। पढ़ा क्या है वो आंसर? ऑर्डर और स्पिरिट कॉप्स। हाँ ठीक है बेटा, देयर इज अ फिक्स्ड प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरी वन। और बाबू उसके बाद द फीलिंग ऑफ आई शुड बी रिप्लेस विद द फीलिंग ऑफ बी, स्पिरिट कॉप्स और उससे ऑर्डर। ठीक है जी, आगे बढ़ाते हैं। इक्विटी भी था क्या? लास्ट लाइन, he always deal with lazy staff externally to send the message that everyone is equal in his eyes। ऐसे बता देता हूँ, जब मैंने केस स्टडी शुरू करी, जो पहली केस स्टडी कराई परसों, जब बैच था लास्ट, बेटा सेम लाइन थी पहली केस स्टडी, सेम लाइन एग्जैक्ट वर्ड के साथ, यही लाइन। चलो आगे बढ़ाते हैं जी। Identify and explain the various principles of scientific management that Ritik plans to apply in his business। Principle of scientific management, ठीक है जी। गार्गी, आप बताओगे, चार ही प्रिंसिपल है, आराम से पढ़ लेना कौन कौन से लग रहे हैं। तो वो साइंस नॉट रूल ऑफ थंब शायद सबको दिख गया होगा कि लॉजिकल अप्रोच लगानी है, हिट एंड ट्रायल नहीं करना। ठीक है, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। देखो मैं ना यहाँ पर एक चीज और क्लियर कर देता हूँ, और वो यानी एक वर्ड आता है, ही प्लान्स टू अडॉप्ट पैटर्नलिस्टिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट। बेटा पैटर्नलिस्टिक, पैटर्नल मैटर्नल आपने सुने होंगे ये वर्ड। बेटा पैटर्नल तो फादर साइड के रिश्तेदार को बोलते हैं, मैटरनल बेटा मामा है तो मैटरनल अंकल बोलते हैं, ठीक है ना, वो मदर साइड वाले रिश्तेदारों को बोलते हैं। बेटा पैटर्निस्टिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट, पैटर्निस्टिक का मतलब अगेन यही है, केयरिंग ऑफ एम्प्लॉय लाइक अ फादर, मतलब मैनेजमेंट तो बाप के बराबर है। ये बात मैंने बैच में बोली थी। तो कई बार ना टीचर ये कहते हैं कि ये वर्ड देखो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड लिख दो, या कुछ कहते हैं ये देखो कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म लिख दो। बेटा एनसीईआरटी में ना दोनों के दोनों प्रिंसिपल में वर्ड आता है, तो ये वर्ड देखकर बिल्कुल भागे नहीं होना, एक और हिंट का वेट करना है। हाँ ये पक्का है, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड और कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म की तरफ हिंट जा रहा है, पर एक और हिंट का वेट करना है। जैसे कि इस क्वेश्चन में बाद में क्लास कॉन्फ्लिक्ट की बात करी तो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, और उसके बाद बेटा ये भी कहा कि वर्कर के सजेशन लेना और उनको इंसेंटिव देना, ये वाली बात कही, तो ये कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ठीक है, चलो आगे बढ़ाते हैं इसी बात को। सिंपल है ये तो, 1 मिनट का केस। अगेन मान्य तेरे से शुरू करते हैं। सिंपल है, स्टैंडर्डाइजेशन सिंप्लीफिकेशन और दोनों के ही हिंट है। क्वालिटी इन मटेरियल, परफॉर्मेंस ऑफ मैन मशीन, बेंचमार्क सेट करना उनसे रिलेटेड, ये सब स्टैंडर्डाइजेशन की बात है। और बेटा डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट को एलिमिनेट करना, ये सिंप्लीफिकेशन की बात। ठीक है, चलो आगे बढ़ाते हैं। वन ऑफ माई फेवरेट, मुझे बहुत प्यारी लगती है भैया ये केस स्टडी, पता नहीं क्यों आई भी ना आए पेपर में। ठीक है जी, अरे देश 13 नंबर है। नेम एंड एक्सप्लेन द इंसेंटिव बोनस प्लान दैट अंशुल में इम्प्लीमेंट सो एज डिफरेंशिएट बिटवीन एफिशिएंट एंड एफिशिएंट वर्कर। अब वो कौन सा इंसेंटिव प्लान इंप्लीमेंट करना चाहिए जिससे एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर अलग अलग हो जाए। केस पढ़ना,
ऐसा तो आंसर हो चुका है इतनी देर में। केस पढ़ो, केस से बड़ी क्लैरिटी मिलेगी। क्या है आंसर? आंसर क्या है? पूरा केस पढ़ने के बाद भी तू आंसर ना बता पाए? क्या है करंट आंसर? डिफरेंशियल भी इस वजह से एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर की किसी भी केस में बात नहीं है इन दोनों के अलावा। क्या बोल रहे यार तेरे को? वैसे पढ़ लो। बात क्लियर? सबको क्लियर है? केस पढ़ा होगा तो और अच्छे से क्लियर हुई होगी। बेटा एक एम्प्लॉय छेड़ रहा था एक एफिशिएंट वर्कर को, तुझे क्या जरूरत पड़ी इतना मेहनत से काम करने की, इतना एफिशिएंसी से काम करने की? देखा में भी तो तेरी रेट पे मिलता है पे, जितना तुझे पे मिलता उतना हमें, हम इनएफिशिएंट है तो एफिशिएंट है। तो इसी वजह से एंशुर ने डिसाइड करा कि मैं एफिशिएंट वर्कर और इनएफिशिएंट वर्कर की पे में डिफरेंस डालता हूँ। और यहीं से जन्म लेती है डिफरेंशियल फीस सिस्टम। या तो मैंने बैच में डिफरेंशियल फीस सिस्टम का मैंने बताया था पेपर में केस एक ही तरीके से आ सकता है, यही बात मैं बोल चुका हूँ वहां पर बैच में। चलो आगे बढ़ाते हैं जी। अब बेटा लगभग लगभग एक दो केस स्टडी मेरे पास बचती हैं, फटाफट से पूरी कर लो इसको, थोड़ा सा एनसीईआरटी पढ़ते हैं। तो वो कहता है कैन मिस्टर भारद्वाज बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉस ऑफ डील, व्हाई और व्हाई नॉट, गिव अ सुटेबल रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर, और बी पार्ट आल्सो एक्सप्लेन द रिलेटेड प्रिंसिपल। भारद्वाज को रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं नहीं ठहरा सकते, और रिलेटेड प्रिंसिपल भी बताना है। ऐसी फटाफट से पढ़ो जी, आपने ही बताना। रिलेटेड प्रिंसिपल इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। एडिशनल अथॉरिटी मांगता रहा कि कुछ दिन का क्रेडिट और दे देते हैं, डील क्लोज हो जाएगी, और उसके बेटा सुपीरियर ने अथॉरिटी नहीं दी तो डील क्लोज नहीं हो पाई। क्या भारद्वाज को रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हो? नहीं बेटा, आपने एडिशनल अथॉरिटी नहीं दी जो रिक्वायर्ड थी डील क्लोज करने के लिए। रिलेटेड प्रिंसिपल इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। चलो जी आगे बढ़ाते हैं। लास्ट पर इसके बाद कुछ एनसीईआरटी की बातें। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द वेरियस प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बीइंग डिस्क्राइब्ड अबव। बहुत सारे प्रिंसिपल डिस्क्राइब किए गए हैं, वो बताने हैं कौन। यहां से शुरू है काम की बात। इन बोथ द बिजनेस, ये कौन सा है? डिवीजन ऑफ वर्क, वेरी गुड। आगे अ सेट ऑफ रूल्स, यहां तक डिसिप्लिन, देयर इज अ फिक्स्ड स्पेस, ऑर्डर, लास्ट स्पिरिट ऑफ। ठीक है जी, चारों प्रिंसिपल डन। अब बाबू एनसीईआरटी से रिलेटेड कुछ केस स्टडी है मेरे पास जो मैंने शुरू में छोड़ी थी। ठीक है जी, अब मुझे वो करानी है, दो हैं, आज पूरी कर लो ताकि इस बुक का टंटा खत्म हो। फिर पास्ट ईयर क्वेश्चन देखते हैं। बेटा कहता है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट फॉलोड बाय द प्रोडक्शन मैनेजर इन द अबव केस। पढ़ मैं रहा हूं, सारे ध्यान रखना, फंस जाओगे पक्का। एनसीईआरटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। कहता है करण नाथ टुक ओवर डी नॉर्थ मोटर कंपनी फ्रॉम ए स्किलिंग फादर 3 months ago. In the past, the company was not performing well. Karan was determined to improve the company's performance.
he observed that the method of production as well as selection of employee in the company were not scientific. अच्छा जी, he believed that there was only one best method to maximize efficiency. He also felt that once the method is developed, the worker of the company should be trained to learn the best method. He asked the production manager to develop the best method and carry out necessary training. The production manager developed this method using several parameters, right from deciding the sequence of operation, place for man, machine, raw material till the delivery of product to the customer. This method was implemented throughout the organization. It helped in increasing the output, improving the quality, reducing the cost and wastage, identify and explain the principles and technique. देखो बेटा, मैं बता देता हूँ जो जो चीजें आपको लगेंगी ना एक्चुअली में वो मिलेंगी नहीं. देखो बड़ा क्लियर कट आइडिया. अगर मैं कहूँ ये लिखा हुआ है ही बिलीव दैट देयर वाज ओनली वन बेस्ट मेथड टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी. 99.99% केस में बच्चा इसका आंसर लिखता है मेथड स्टडी लाइन कोट करके. ये मेथड स्टडी नहीं है. यही करता है ना बच्चा कोट. अगर दिख जाए वर्ड देयर इज ओनली वन बेस्ट मेथड टू इंक्रीज एफिशिएंसी, यही लग रहा है ना मेथड स्टडी है. ये बेटा साइंस नॉट रूल ऑफ थंब. पढ़वाऊंगा मैं, टेंशन है. ठीक है, इसलिए कहते हैं इसकी एनसीईआरटी पढ़नी जरूरी है. दूसरी बात, ही ऑल्सो फेल्ट दैट, ये आराम से पढ़ो, इस सेम लाइन में एनसीईआरटी में पढ़वाने जा रहा हूं अभी आपको. एक लाइन ये जो मैंने बोल दी, दूसरी है he also felt that once the best method is developed, the worker of the company should be trained to learn the best method. He asked the production manager to develop the best method and carry out necessary training. बेटा यहां से लेकर यहां तक कि पहले बेस्ट मेथड डेवलप करो फिर ट्रेनिंग दो. एक बार बेस्ट मेथड डेवलप हो जाए तो ट्रेनिंग देनी जरूरी है. डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी वहां पढ़ा अभी. ठीक है जी. तीसरी बात, the production manager developed this method using several parameters, right from deciding the sequence of operation, place for man, machine, raw material till the delivery of product to the customer. ये मेथड स्टडी है. ठीक है जी. अभी मैं तीनों बातें कंफर्म कर दूं. चलो पहले इतना कंफर्म कर लो. ठीक है जी. फिर मेरे पास एक और केस है, फिर उसको देखते हैं. एक अब वो साइंस नॉट रूल ऑफ थंब ये लिखा हुआ है. यहां से बढ़ना. टेलर बिलीव्ड दैट देयर वाज ओनली वन बेस्ट मेथड टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी. सेम लाइन लिख रही है मतलब सेम. साइंस नॉट रूल ऑफ थंब. मैं एक लाइन और पढ़वा दूं ताकि बेटा बाद में वापसी ना आना पड़े अगले केस में. एक बार ये लाइन में पढ़ना. scientific method involved investigation of traditional methods through work study unifying the best practices. अभी मैंने पढ़वा दिया, बता दूं इसकी जरूरत क्या है. आगे बढ़ो. डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन में मुझे कुछ पढ़वाना है आपको. एक काम करते हैं, पढ़ना शुरू करना. इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी पढ़ना शुरू करो फटाफट से. वैसे तो कुछ बात यहाँ पर आ गई, पढ़ते रहो लेके. फिर बात यहाँ पर भी आई दोबारा. to increase efficiency they should be given required training. ठीक है. अब मेथड स्टडी जो मुझे मेन बात पढ़नी है बेटा, पढ़ना एक बार. To determine the best way, there are several parameters right from the procurement of raw material till the final product is delivered to the customer. उसने ये बात भी बोली है सेम. और अगर और क्लैरिटी चाहिए तो इसी को लास्ट वाला पोर्शन पढ़ लोगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. ये पढ़ने का
The objective of whole exercise is to minimize the cost of production and maximize the quality and satisfaction of customer. For this purpose, many techniques like process chart of पढ़ते रहो. Process chart, operation, research, etc. are used for designing a car. The assembling line production would entail deciding the sequence of operation, place for man, machine, raw material, etc. ठीक है जी. ये पोर्शन ना एग्जैक्टली सेम है, एग्जैक्टली सेम, एग्जैक्टली सेम. ये देखना, सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, प्लेस फॉर मैन, मशीन, रॉ मटेरियल, और दोबारा ये लाइन पे आ गई टिल द डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट टू द कस्टमर. कट कॉपी पेस्ट सेम है, मेथड शेडिंग लाइन. ठीक है. एक आखिरी बात, वो केस आप पढ़ोगे, ठीक है जी. मैं सिर्फ मदद कर सकता हूं, सारा नहीं बनाऊंगा, पक्का पढ़ना चाहिए. वैसे सेकंड पैराग्राफ से पढ़ लोगे मुझे तब भी चलेगा, फर्स्ट पैराग्राफ से कुछ नहीं. बेटा टेलर की साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल और टेक्निक है, प्रिंसिपल और टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में. ठीक है. सेकंड पैराग्राफ से पढ़ना शुरू कर दो. हिज मेन गोल वाज टू रिड्यूस कॉस्ट. ये भी लाइन मैंने पढ़वाई थी. So he investigated traditional method through work study and unified the best practice. पढ़ाई थी. साइंस नॉट रूल ऑफ थंब. आगे बढ़ना. The standard method, that is the best way of doing job, was then developed taking into account all parameter right from the procurement of raw material till the delivery of final product. अभी पढ़वाई थी मेथड स्टडी. मेथड स्टडी. आगे बढ़ना. विशेष also believe that development of each and every person to his or her greatest efficiency and prosperity. सेम लिखी हुई एनसीईआरटी में. आगे बढ़ना चाहिए. At the factory, the ingredients making up a burger were strategically placed to reduce the time taken for excess movement. Motion study. और एक्चुअली में ऐसा होता है. तुम्हें लगता है, तुम्हें क्या लग रहा है इस कंपनी का नाम जो बताया गया बर्गर में नहीं है? बड़े बच्चे हो तुम, बर्गर किंग की बात चल रही है. अच्छा आपको क्या लगता है एक बर्गर बनाने में बहुत सारे मोमेंट है? बन उठाना, टिक्की को गरम करना, सॉसेस को प्लेस करना, वेजिटेबल लगाना, बहुत सारे प्रोसेस है. आपको क्या लगता है कि ये ऐसे इन्होंने रैंडमली प्लेसमेंट कर रखी होगी वेजिटेबल की, रैंडमली कहीं बन पड़े हैं, रैंडमली कहीं मशीन पड़ी है, या टिक्की गर्म होगी? बहुत बड़े भले हो अगर पागल अगर आप ऐसा सोचते हो. भैया वो इतनी सी भी एक्सेस मूवमेंट नहीं होने देते अपने एम्प्लॉय की. उनके दिमाग में बहुत अच्छा से मोशन स्टडी. वो बेटा अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स होने नहीं देते एम्प्लॉय की. इस तरीके से हर चीज उसके आसपास प्लेस की गई है कि उसके मूवमेंट मिनिमम हो. मोशन स्टडी की बात चल रही है, अनप्रोडक्टिव मूवमेंट को एलिमिनेट करने की बात चल रही है. ये पढ़ना जी. The standard time and the other parameters were determined on the basis of work study, and Vishesh was rewarded the worker for meeting the standard output. The standard time and the other parameter. Time study. ठीक है जी. ये पढ़ना चाहिए. लास्ट ये पैरा. स्टैंडर्डाइजेशन. टेक्निक का नाम स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क. द कांसेप्ट यूज्ड हियर इज स्टैंडर्डाइजेशन. ठीक है. ये बुक तो हो गई भैया पैक. अब वो 1 मार्कर्स और मुश्किल केस स्टडी तो पिछले 14-15 साल में है, वो कल से शुरू कर रहे हैं. रखता है आज के लिए इतना ही है मेरे बच्चों. बाय बाय.